वेरी गुड। ओके, तो प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा था अपना, प्रोनाउन। ओके, इसके सारे फैक्ट थे वो मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन मिले थे फैक्ट से रिलेटेड? मिले थे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ऐसे थोड़ी झूठे फैक्ट थोड़ी थे वो कि फैक्ट थे वो, ऐसे कोई तथ्य नहीं थे, वो बिल्कुल सही तथ्य थे और उनसे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, बुक में है। ठीक है, तो फैक्ट सारी कंप्लीट हो गए हैं और आज जो शुरू करना वो टाइप्स शुरू करने हैं। कल मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट अबाउट कितने टाइप्स होते हैं? 10 टाइप्स होते हैं इसके। किसके? प्रोनाउन के। इंपॉर्टेंट कितने थे? 6 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट नंबर अपने करेंगे आज, कौन सा? रिफ्लेक्सिव। कौन सा करेंगे? रिफ्लेक्सिव। आगे क्या बोल देंगे? प्रोनाउन। हिंदी में बोले तो इसको निजवाचक सर्वनाम सुना है? निश्चय अलग होता है, हाँ, निश्चयवाचक अलग होता है। हिंदी मत पढ़िए, इंग्लिश ही ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे शब्द जिनके साथ सेल्फ लगा हुआ हो या सेल्व्स, इसको सेल्वेज भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। क्या बोल सकते हैं? सेल्वेज है तो गलत पर बोल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ भी बोल सकते हैं, सेल्फ तो बोलना ही बोलना है, या सेल्व्स लगेगा। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ क्या लगा हुआ हो? सेल्फ लगा हुआ हो या सेल्व्स लगा हुआ हो। ओके, कितने बन सकते हैं ऐसे शब्द? ऐसे कितने प्रोनाउन बना सकते हो आप? 7 ही तो बना पाएंगे, 7 ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आई का रिफ्लेक्सिव पूछे क्या होगा? बोल दो, वेरी गुड, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ होता है, वेरी गुड। वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्व्स, यानी कि आवर सेल्व्स हो जाएगा। ओके, अगर पूछा जाए यू का, योर सेल्फ या सेल्व्स, दोनों यूज करेंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक है, योर के साथ सेल्फ भी लगता है और सेल्व्स भी लगता है। आगे चल के देखेंगे कि कब लगता है, कब सेल्फ यूज होगा और कब सेल्व्स का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। ही का बोलो फटाफट। रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, क्या होगा? हिमसेल्फ। ओके, शी हरसेल्फ, इट, इसका बन जाएगा इटसेल्फ, वेरी गुड। और दे का दैम सेल्व्स, दैम सेल्व्स होता है, यानी कि सेल्व्स स्ट्रेस दे के बोला जाता है थोड़ा सा वर्ड, वरना साउंड नहीं निकलेगा। ठीक है, सेल्व्स क्या बोलेंगे? सेल्व्स बन जाएगा दैम सेल्व्स। ओके डन। तो कितने बने? 7 ही बने। आई का होता माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू के साथ योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी लगता है। ही के साथ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स। ओके, तो ये होते हैं 7 आपके सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, उतार लीजिए टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप का नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ सेल्फ या सेल्व्स लिखा गया हो रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ सेल्फ या सेल्व्स लिखा गया हो वे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस से ही बन जाएंगे। सब्जेक्टिव केस होता है आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्व्स बनता है। ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्व्स एंड दे का देम सेल्व्स।
तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक रूप है आपके सामने एक प्रोनाउन का। इतना तो सीखना पड़ेगा कि एक टाइप होता है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव, और होते कौन कौन से हैं, सेल्फ या सेल्व्स लगे प्रोनाउन। ओके, जिन वर्ड्स के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगता है इनका मीनिंग भी होता है कुछ, जैसे समय या खुद, अपने आप, इस सेंस में आप इनकी हिंदी भी बना सकते हैं। आई कुक माई सेल्फ, मैं पकाता हूँ अपने द्वारा, यानी कि खुद स्वयं पकाता हूँ। तो क्या लिखोगे, आई कुक माई सेल्फ। ओके, तो हिंदी बनेगी खुद, स्वयं या अपने आप। आ जाएगा समझ में? ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको करनी है रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जब इनका यूज़ किसी सेंटेंस में करना है आपको तो किस तरीके से करेंगे। ओके, एक बात का तो ध्यान ये रखना आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। एरर में अगर ये आपके सब्जेक्ट में मिलता है तो श्योर दैट है वहाँ पे एक एरर है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सेंटेंस का क्या नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। लिखिए नोट लगाकर। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। सेंटेंस हो जैसे ही एंड माई सेल्फ, are working very hard, no error। बताइए, where it has error and why। 2 नंबर में एरर है, आपने देखा, और वो क्या एरर है, वेरी गुड, कि ये है आर, दिस इज ए वर्ब, ये एक वर्ब है। ओके, अगर सब्जेक्ट का पता ना चले कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है तो वर्ब से पहले का पार्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट होता है, ऑलमोस्ट अबाउट अप्रोक्सीमेटली, एंड वर्ब के बाद का पार्ट अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो आर एक वर्ब है, आर से पहले के पार्ट को चेक कर लीजिए, ही इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये तो सब्जेक्ट की जगह पर सही लगा हुआ है, ठीक है। एंड आ सकता है, कंजंक्शन है, डोंट वरी, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है। सेकंड थिंग इज दैट माई सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ वर्ड कभी भी क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो सेंटेंस तो हो गया यहाँ पे रॉन्ग, ये तो हो गई एरर 2 नंबर की। ओके, अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट, 2 नंबर में आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, आप क्या क्या लगा सकते हो, क्या आई लगा सकते हो, क्या मीन लगा सकते हो, और क्या माइल लगा सकते हो, या फिर चलो इन तीनों में से बताना है कि इस स्थान पर क्या आ सकता है, आई, और सिर्फ आई ही आ सकता है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है इसलिए एडजेक्टिव के स्थान पे आएगा, सब्जेक्टिव क्या है, आई है, तो माई सेल्फ की जगह पर क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, बनता ही एंड आई आर वर्किंग वेरी हार्ड। बात समझ में आ गई है, नोट करके फटाफट लिखेंगे, ये आपके लिए था एक एग्जाम्पल। The example is that
he and myself are working very hard. Myself is wrong word because it is an reflexive pronoun and we can't use reflexive pronoun at the place of a subject. So the exact replacement is I. I एक subjective है और myself की जगह सही आ सकता है. Okay, done? Very good. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेट करते हुए एक बात मैंने आपको बताई है एंड बात ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे. सेकंड थिंग, दूसरा जो नोट है वो ये रहेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं किया जाता है. नोट करके लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ प्रपोजिशन के बाद नहीं किया जाता है. My books have been stolen by himself. This work is being done by themselves. ओके, दो हल्के हल्के से सेंटेंस हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं है इन वाक्यों में. वेट यानी कि इतना महत्व ज़्यादा नहीं है, सीखने के प्रोसेस से ये ठीक है. सीखने के लिए इनफ है ये दोनों. फर्स्ट है माई बुक हैज़ बीन स्टोलन by himself. Okay, by is a preposition and in second this work is being done by themselves. So by is again preposition and after preposition there is two words. First is himself, second is themselves. Okay, दोनों wrong है because just after preposition we can't use reflexive pronoun. ठीक है, तो इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा. दोनों गलत हैं. कौन कौन से आ सकते हैं वो बता दीजिए. यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करो ताकि उचित बैठ जाए, यहाँ पर कौन सा वर्ड करो ताकि उचित बैठ जाए. कल फैक्ट करवाए थे मैंने, करवाए थे. और आफ्टर प्रपोजिशन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. वेरी गुड. तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है. तो यहाँ पर एग्जैक्ट बैठना चाहिए हिम. दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम होता है. तो यहाँ पर बैठना चाहिए देम. सही हो जाएगा. ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट एक्सेप्टेबल आफ्टर किसके? प्रपोजिशन. फटाफट उतार लीजिए. दोनों सेंटेंस राइट करेंगे. फर्स्ट इज माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय हिमसेल्फ. हिमसेल्फ इज रॉन्ग वर्ड. Second is this work is being done by themselves. Themselves is another wrong word. You will have to use only the objective case of the pronoun after the preposition. प्रॉब्लम पता है क्या आती है एग्ज़ाम में? प्रॉब्लम पता है क्या आती है एग्ज़ाम में? प्रॉब्लम ये आती है कि चीज़ें आपको आती हैं. बुक्स क्या होता है, हैव बीन क्या होता है. अब आपको ये चीज़ें रटवा दी जाएंगी. आगे चलोगे तो ये मैं आपको पैसिव वॉइस में रटवा दूंगा कि हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आए तो पैसिव वॉइस बनता है. ठीक है, इज़-एम-आर के साथ कभी भी बीइंग का यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनता है. ये चीज़ें मैं क्लास में तो आपको रट्टा मरवा दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, एवरीथिंग. ओके, बट एग्ज़ाम के दौरान अगर ये बाई और ये हिमसेल्फ पे आपने ज़रा सा भी गौर नहीं किया ना तो ये स्किप हो जाएगा आपके माइंड से तुरंत. ठीक है, ये माइंड में रहना चाहिए कि दिस इज प्रपोजिशन. और प्रपोजिशन के सारे रूल पता होने चाहिए कि प्रपोजिशन से पहले क्या आता है और प्रपोजिशन की
बाद क्या आता है, ठीक है। कहा जाता है कि प्रपोजिशन से पहले कभी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म मिले तो सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस का। किसका? पैसिव वॉइस का। ये माइंड में होना चाहिए। बाय के बाद में सिर्फ दो ही चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी, या तो होना चाहिए क्या, नाउन, या होना चाहिए क्या, प्रोनाउन। सभी जानते हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लगभग बच्चों को जो एग्ज़ाम पास करेंगे ना, उनको पता होगा कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर मैटर इज दैट कि बाई के बाद में प्रोनाउन आएंगे तो वो किस केस की आएंगे, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम के दौरान ये बाई और देमसेल्फ लिखा हुआ पता, इनका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है कभी। ये पता होना चाहिए कि ये गलत है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से वो सारा का सारा खेल किसका है, अपनी जुबान से ही बता दो, किसका खेल है सारा? प्रैक्टिस का। किसका खेल है? प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे गलतियां होंगी, ऑब्वियसली है, गलत होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और गलतियों से ही इंसान क्या करता है, कुछ नया सीखता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप गलतियां करें, और गलतियां कब करोगे? जब पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, ओके। अब मैटर इज दैट कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होगा, प्रपोजिशन के बाद यूज नहीं होगा, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको करूंगा कहाँ पर भी रीयूज, ये सही कहाँ पर बैठेगा। तो प्रपोजिशन सॉरी रिफ्लेक्सिव का यूज आप ऑब्जेक्ट की जगह कर सकते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जा सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज या प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर या प्लेस पर किया जा सकता है, किया जा सकता है। I enjoyed myself, मैंने खुद से ही क्या किया, एंजॉय किया। I cooked myself, मैंने खुद ने क्या पकाया, खाना पकाया, ठीक है। I is subject, cooked is verb की सेकंड फॉर्म हो गई है, myself is object, ओके। आप इनके पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। myself को वापस लेके जाएंगे तो I में कन्वर्ट कर लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। पैसिव वॉइस भी संभव है इनके, बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये आफ्टर द वर्ब यूज हो रहे हैं, बिफोर नहीं हो सकते हैं, वर्ब के बाद यूज हो सकते हैं, वर्ब से पहले यूज नहीं हो सकते। तो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट पूछे अगर कोई प्रोनाउन का, तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव इज करेक्ट, ओके। दोनों एग्जाम्पल उतारेंगे और इसी के साथ आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, that is a reflexive pronoun, okay, very good, thank you to replying me, very good। बोलने से ही होता है सब कुछ, चुप रहने से तो कुछ भी नहीं होता। सुनना एक कला है, चुप रहना एक कला है, तो बोलना भी एक कला है। सुनाने में लोग बिलीव करते हैं, सुनने में कम बिलीव करते हैं, है ना। तो सुनना भी एक कला है। बात इंपॉर्टेंट हो चाहे अनइम्पॉर्टेंट हो, सुन लेना चाहिए, ताकि आगे वाले को भी लगे कि मेरे को भी किसी ने सुना है, ठीक है। चलिए भाई दूसरा करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोनाउन इज दैट, ये इसका बहुत यूज़ होता है, जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ आपको भी करवाऊँगा जस्ट आफ्टर। इसका खूब यूज़ होता है, एसएससी किसी भी स्टेट एग्जाम हो, कहीं पर भी आपको मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम जिसको बोल दिया जाता है। रिलेटिव कहते हैं ना, मेरे घर पे रिलेटिव आए हुए हैं, संबंधी आए हुए हैं, है ना।
ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये दो सेंटेंस के बीच में क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाता है, ज्वाइन करता है, उनके बीच में रिलेशन बनाता है। ओके, कितने सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में, एक पहले सेंटेंस होगा, एक बाद में सेंटेंस होगा, और बीच में कौन आएगा, आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो इसी तरीके से 5 टाइप के होते हैं ये। फर्स्ट है हु, सेकंड इज विच, फिर करेंगे दैट पे टॉक, फिर करेंगे होम, और फिर करेंगे हुज पे बातें। इंपॉर्टेंट ये 3 ज़्यादा हैं, इनमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक एक 2 चीज़ें हैं जो आपको पता रखनी है। बाय द वे कभी पूछ लिया जाए, बट ये तीनों ऊपर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज दैट कि 5 ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना कि ये सर ने बोला था इससे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए स्किप नहीं करना है। मैंने एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग बताया कि ज़्यादातर कौन देखने को मिलते हैं, ये 3 मिलते हैं, ये 2 कम देखने को मिलते हैं, बस फ़र्क इतना सा है, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, क्या होते हैं, ये 5 होते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ओके, उतारिए इसको। टॉपिक नेम इज रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी वर्जन इज संबंधवाचक सर्वनाम। There are 5 type of relative pronoun, that is who, which, that, whom and whose। वर्क क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। They relate the 2 सेंटेंस, 2 वाक्यों को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। They join the 2 sentences, relate the 2 sentences। छोटा सा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन जिसको बोला जाता है कि 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। ये एग्जैक्टली कंजंक्शन भी है। इनका यूज़ आप देखोगे कि होगा, पैसिव वॉइस में बहुत होता है इनका यूज़, ठीक है। वहाँ पर ये कंजंक्शन का काम करेंगे, जोड़ेंगे 2 सेंटेंस को आपस में, ठीक है। फर्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज हु। अक्सर हु की हिंदी कौन, हु की हिंदी कौन। ओके, तो देखिए हु को ना आप इंग्लिश में दो जगह पर देख लोगे। हु आपको दिखाई देगा 2 जगहों पे। कहाँ पर, कहाँ पर देखने को मिल सकता है, सेंटेंस अगर है इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य है, और यह देखने को मिल सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। हु या तो इंटरोगेटिव में आएगा या रिलेटिव में आएगा, दोनों जगह आ सकता है। दोनों में फ़र्क ही है कि इंटरोगेटिव में हु से होगी वाक्य की शुरुआत, ये शुरू में आएगा, मीन्स कि ये जो हु है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ओके, और सेंटेंस के पीछे रहेगा क्वेश्चन मार्क। हु का यूज़ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो टेंस किस टाइप का है, इंटरोगेटिव का है। रिलेटिव में क्या होगा, पहले एक सेंटेंस होगा, बीच में कौन होगा, हु होगा, फिर एक सेंटेंस होगा, और इसके साथ कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होगा, तो ये कहलाता है रिलेटिव। यहाँ पर हु का मतलब निकलेगा कौन सिर्फ इसको इंटरोगेटिव में बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव में इसको बोलेंगे जो, या जो कि भी इसको बोल देंगे। राम एक अच्छा लड़का है जो कि कर रहा है बहुत मेहनत, जो कि कर रहा है बहुत मेहनत। ओके, इस तरीके से हु से शुरू होगा, आखिर में इंटरोगेटिव मार्क्स होगा, मीनिंग निकलेगा कौन। यहाँ पर पहले सेंटेंस, बाद में सेंटेंस, और मीनिंग होगा जो या जो कि, और क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे। कहाँ पर, जब हु का यूज होगा रिलेटिव में। इतनी सी कहानी समझ में आई, पहले ये उतारो तो फिर। ओके, वी आर डूइंग द रिलेटिव प्रोनाउन। I started first from who। यहाँ पर who के 2 यूज है, there are 2 uses of who।
First is an interrogative sentence and second is an relative pronoun. In interrogative sentences, you will have to start with who, and after that should be a question mark. And in the second, who will join the two sentences, and there is no need of a question mark. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं होगी. Got it? What is the meaning of got it? समझ में आ गया? Yes. Okay. Then अब क्या करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जब who आएगा. इतना ही नहीं है, ये तो मैंने बेसिक करवाया है कि who होता क्या है. आपको अंग्रेजी में who कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है. बातें तो अब आएंगी जो अपने को एग्ज़ाम से रिलेट करेगी, एग्ज़ाम में मार्क्स दिलवाएगी. ओके, ठीक है. देखिए, एक संज्ञा होती है, एक नाउन होता है. किस किस को कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को. ठीक है. हु का यूज ओनली एंड ओनली फॉर किसके लिए किया जाएगा? पर्सन. हु का यूज सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है. प्लेस के लिए हु का यूज कभी नहीं करेंगे. एनिमल के लिए हु का यूज कभी नहीं होगा. ठीक है. थिंग का भी यूज कभी नहीं करेंगे. हु का यूज इन तीनों के लिए कभी नहीं होगा. ओनली वन किसके लिए होता है? पर्सन. व्हाट इज पर्सन? व्यक्ति. पर्सन्स व्यक्तियों. ठीक है, प्लूरल बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पर्सन के लिए किया जाता है. एक बात समझ में आई? आ गई. दूसरी बात ये होगी कि जब हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो हु के जस्ट बाद किसका यूज होगा? वर्ब का यूज होगा. हु के जस्ट बाद किसका यूज? वर्ब का यूज किया जाएगा. दोनों बातें क्लियर हो गई. ये वर्ब लाओगे कहाँ से? मैं सेंटेंस लिखता हूं पहले एक. ठीक है. दिस इज a bad boy who dash is are fighting with others. यह एक बुरा लड़का है जो कर रहा है फाइटिंग लोगों से, दूसरों के साथ. आपको सेलेक्ट करना है इज और आर. हु आया हुआ है, हु के जस्ट बाद मैंने क्या बोला है? वर्ब आएगी. तो इस ब्लैंक में इन दोनों में से किसका यूज करेंगे? वेरी गुड. क्यों करेंगे? ए बैड बॉय के लिए. किसके लिए? ए बैड बॉय के लिए. तो कहने का मतलब है हु से पहले कौन आएगा? एक नाउन आएगा. ये नाउन अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगी. ये नाउन अगर प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल होगी. फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है. कॉम्बिनेशन आपको बिठाना आना चाहिए. ओके, उतारिए फटाफट. कि हु का यूज ओनली फॉर पर्सन के लिए किया जाता है. कभी भी यूज नहीं करेंगे, कभी भी यूज नहीं करेंगे. ये नोट करके लिखेंगे. कभी भी यूज नहीं करेंगे प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए. प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए. ओके, ये है हु का स्ट्रक्चर जब वो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होगा. दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हु व्हेन इट इज यूज्ड इन रिलेटिव प्रोनाउन. Before and after you will have to see that before and after, before you will have to use a noun and after is a verb, and this verb is depend on that noun. Okay, इस verb है, ये किस पे डिपेंड है? उस noun पे डिपेंड है. अगर ये noun singular है तो verb singular. is आएगा. why? because a bad boy. how many bad boy? कितने bad boy है? एक bad boy है, इसलिए is आएगा.
and must we write the example also? This is a bad boy who is fighting with others. Got it? Well done. ओके तो हु अगर इतना आपको नॉलेज है हु से लेकर, हु को क्लासीफाई करना आता है अगर आपको कि ये कब इंटरोगेटिव बनता है कब रिलेटिव बनता है, ये रिलेटिव में आता है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो डन है। अब देखिए ये हु जो आया है क्या ये करेक्ट है? यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? दिस के लिए आ रहा है, बैड बॉय के लिए आ रहा है, फाइटिंग के लिए आ रहा है, अदर्स के लिए आ रहा है, किसके लिए आया ये? कौन फाइटिंग कर रहा है? बैड बॉय कर रहा है। तो बैड बॉय इज ए पर्सन, श्योर, ठीक है। बॉय, बॉय मीन्स ए पर्सन है तो इसके लिए किसका यूज हुआ है? हु का यूज हुआ है, करेक्ट। ओके चलिए जी दूसरा लिखिए विच। सेकंड इज विच। अब ये सेम थिंग विच के साथ हैपन होगी, बस यूज करने का तरीका इसका थोड़ा सा रेयर है विच का। ये इंटरोगेटिव में भी यूज होता है, रिलेटिव में भी यूज होता है, सेम एज इट इज हु की तरह ही, ठीक है। इंटरोगेटिव में तो इसको बोलते हैं कौन सा, कौन से, कौन सी किताब तुम्हारी है, विच इज योर बुक। जैसे मैं लिखता हूं विच इज योर बुक, मीनिंग बना कौन सी किताब तुम्हारी है। तो विच का मैंने यूज किया एज ए सब्जेक्ट और पीछे इसके लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसा बना? इंटरोगेटिव। सेंटेंस कैसा बन गया? इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये तो बनेगा इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब इसका यूज कहाँ पर हो सकता है? आरपी मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन में भी हो सकता है। यहाँ पर इसको सेम बोलेंगे जैसे हु को बोलते हैं, जो या जो की बोलेंगे, ठीक है। विच का यूज कभी भी पर्सन के लिए नहीं करेंगे, ओके। ये व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाता है। तो डोंट यूज, इंग्लिश में लिख दो, डोंट यूज विच फॉर पर्सन। कभी भी यूज मत करो विच को, किसके लिए? पर्सन के लिए, ठीक है। इट इज ओनली यूज, इट इज ओनली यूज फॉर एनिमल्स, things and places। क्या कहानी समझ में आ गई? ये ऑपोजिट है किसका? हु का। हु का पर्सन के लिए हो रहा था, इनके लिए नहीं हो रहा था। इसका यूज पर्सन के लिए नहीं हो रहा है बट इनके लिए हो रहा है। आगे बात समझ में? उतार लीजिए कहानी को फटाफट। द सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन इज विच। Okay, we can use which in both way, like as interrogative and relative pronoun. I wrote a sentence for you. First sentence is that which is your book. When you classify this sentence, then you will observe that which is a subject, is a verb, and there is the interrogative sign. It means this is an interrogative sentence. Okay, and after then I use it in a relative pronoun. The relative pronoun says that two things. That first is don't use which for person, and second is it is only used for animals, things and places. Okay, a sentence for you. Try to make it in Hindi and should classify it that is correct or not. The first sentence, on my last birthday, my father gave me an expensive watch. Which or who?
हु इज वेरी यूजफुल फॉर मी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन सेंटेंस मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए। ऑन माई लास्ट बर्थडे, मेरे आखिरी जन्मदिन पर जो निकला है वो, उस पर माई फादर, मेरे पापा ने, गेव मी, दी, मुझे दी, एक एक्सपेंसिव वॉच, एक महंगी घड़ी, जो है मेरे लिए बहुत ही यूजफुल। ओके, यू विल हैव टू सेलेक्ट विच और हु इज द करेक्ट। विच इज करेक्ट। विच किसके लिए यूज हो रहा है? एक्सपेंसिव कौन है? वॉच एक्सपेंसिव। फादर ने मुझे क्या दी? घड़ी दी। मुझे लास्ट बर्थडे पे क्या मिला? वॉच मिला। यूजफुल कौन है? फादर या वॉच? वॉच है। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? वॉच पे कर रही हैं। वॉच इज ए थिंग, वॉच एक वस्तु है। वस्तु होने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? विच का करना पड़ेगा। हु रॉन्ग, हु यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फटाफट सेंटेंस उतारिए, फिर इसका थोड़ा और सीखना। इस सेंटेंस में कुछ और भी बातें आई हुई हैं जो मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। यस, I'm going to repeat the sentence. On my last birthday, my father gave me an expensive watch, which is very useful for me. Okay, done. Let me talk about this sentence. Okay, observe how many preposition in this sentence. Observe that how many preposition in this sentence. इस sentence में preposition कितनी आए हुए हैं? Can you tell me? How many? Don't tell in this way. ये है या नहीं है. How you are sure that कि ये वर्ड ही एक प्रपोजिशन है, ये भी एक प्रपोजिशन है, ये भी एक प्रपोजिशन है। लेट दो। वेरी गुड। एनीबॉडी वांट टू टेल? या कितने प्रपोजिशन है? कितने प्रपोजिशन है? नहीं पता चल रहा? माई, मी, मी तो है ही नहीं। अच्छा, मी, ओके। हाँ, आपने कितना बताया? दो। आप कितने बता रहे हो? कौन से? माई, मी सही है। मैं प्रेपोजिशन पूछ रहा हूँ, प्रोनाउन नहीं पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है, ये तो प्रोनाउन है। कहाँ है ध्यान? ए जाने वाले, तेरा ध्यान किधर है? शब्द तो सारे इधर है। मी नहीं है। प्रेपोजिशन इज ऑन और फॉर। ऑन और फॉर दो ही ऐसे वर्ड है जो प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन को नहीं कर रही हमने, किसको कर रहे हैं? प्रेपोजिशन को। मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन वेरीफाई करें। देखिए, फॉर के बाद आपका कौन सा केस मिला? ऑब्जेक्टिव। मी केस नहीं है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस मिला। ठीक है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आते हैं या प्रोनाउन आती है। ऑन के बाद क्या है? माई लास्ट बर्थडे, दिस इज ए नाउन। ये कंप्लीट क्या है? नाउन है। फॉर के बाद प्रेपोजिशन है और केस भी कौन सा है? नाउन वाला, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और थोड़ा सा और पूछा जाए आपसे, क्या आप इस सेंटेंस में मुझे एडजेक्टिव बता सकते हैं कितने हैं? क्या मुझे आप इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बता सकते हैं कितने? हालांकि मैंने ये सब्जेक्ट्स आपको करवाए नहीं है अभी तक, फिर भी थोड़ी सी ट्राई कर ली जाए। एडजेक्टिव यहाँ पे कितने हैं? फुल लगा हुआ वर्ड हमेशा एक एडजेक्टिव होगा, ये तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, फुल लगा हुआ, ब्यूटीफुल, यूजफुल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एक तो हो गया यूजफुल। चीज़ों को महंगी और सस्ती बताने वाले वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं?
एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो दूसरा कौन हो गया? एक्सपेंसिव। पहले बाद में, लास्ट फर्स्ट, ये वर्ड भी अपने आप में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव्स है। ओके, तो कितने रिलेटिव प्रोनाउन डन हो गए हैं? 2। कौन कौन से? हु और विच। शाबाश। चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं। लास्ट पूरा नहीं हो पाएगा, आई थिंक दैट अबाउट, पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं इसको, ठीक है? दैट इज दैट। ओके, हिंदी पूछोगे तो उसकी हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है कि दैट की हिंदी यही हो। अगर लिखा हुआ है दैट इज माई बैग, तो यहाँ पे दैट की हिंदी क्या बनेगी? ये है या वह? वह। यहाँ पे क्या बन गया? वह बन गया। ठीक है, मैं लिखता हूं एज वी नो दैट ही, आगे सेंटेंस पूरा है। इस दैट की हिंदी क्या बनेगी? जैसे कि हम जानते हैं। यहां पर इसको बोल दूंगा कि बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसकी हिंदी तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस के डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। ओके, तो पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है कि दैट आपको अंग्रेजी में कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। यही नहीं है कि मैं रिलेटिव करवा रहा हूँ तो सिर्फ दैट रिलेटिव में आता है, नहीं आता है। यहाँ पर तो ये क्या बना हुआ है? कंजंक्शन बोल सकते हैं या आरपी बोल सकते हैं। आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। यहाँ देखिए दैट के बाद कौन आ रहा है? वर्ब आ रही है, और वर्ब से पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है? और सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो ये है नहीं, फिर क्या है? ये प्रोनाउन है। ओके, यानी कि दैट आपको बहुत जगह पर मिल सकता है, ठीक है? ओके, सारी बातें करेंगे, तमाम बातें करेंगे दैट से रिलेट करती हुई, कि दैट को यह भी वह भी बोला जाता है, और कुछ सेंटेंस में की भी बोल दिया जाता है, की। ओके, जैसे कि, जैसे कि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जैसे कि क्या बोल देंगे? एज इफ। जैसे कि, एज इफ। जैसे कि, एज दो। माना कि, क्या बोल देंगे? माना कि। वह कभी कभार मुझे ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि मेरा बॉस हो। क्या हो? मेरा बॉस। जैसे कि, एज इफ माई बॉस। तो एज इफ। ओके, दैट से बातें करें तो दैट का एक यूज मैं आपको बता के चला जाता हूँ आज, जिसको रट्टा ही मारना होता है। इसका कोई ट्रिक वगैरह है नहीं कि आपको किसी भी सेंटेंस, ये सेंटेंस आया हुआ है अभी का फ्रेश वाक्य ये, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में हो वर्ड आपको मिले द ओनली, ये शब्द मिलता है, द ओनली मिलता है, या मिले क्या लिखा? सम या सेम? सेम, ठीक है? या मिले ऑल, क्या मिले? ऑल। या मिले एवरी वन, एवरी वन। ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का बोले कि यूज करो, तो इन सभी शब्दों के लिए आप क्या यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन इज ओनली, द मैन इज द ओनली एनिमल that can speak। इंसान ही एक ऐसा जानवर है that
इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो क्या कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए बातें तो इसमें किसकी हो रही है, इंसान की हो रही है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ बच्चे तो थोड़ा सा क्या अग्रेसिव होकर इसमें हु लगा के आएंगे कि हु आना चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक वर्ड भी आया जो मैंने बताया था, कौन सा, द ओनली आया। अब हु रॉन्ग हो जाएगा और एग्जैक्ट कौन बैठेगा, दैट बैठेगा। ओके, उतार लीजिए फटाफट। ये इसका फर्स्ट यूज है, दैट के 3-4 यूज चलेंगे। तो फर्स्ट यूज तो यही है कि अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में आपको वर्ड मिलते हैं द ओनली, द सेम, ऑल, एवरीवन, तो उस सेंटेंस में आप दैट का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होगा। ओके, हियर इज द सेंटेंस फॉर यू दैट द मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो बोल सकता है। दैट के कुछ यूजेस हैं, अभी और समझाने बाकी हैं और समझेंगे। ठीक है, बट आज का टाइम यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे कल इसी टॉपिक के साथ।